तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। 2020 बस लगभग ख़त्म होने वाला है। आखिरी की 2 रातें बची हैं और इसके बाद नया साल 2020 को लेकर बहुत अच्छी यादें तो नहीं हैं पूरी दुनिया की ही, लेकिन उम्मीद यही है, होप यही है कि 2021 नई उम्मीदों के साथ अच्छा साल हो, कोरोना की वैक्सीन कारगर हो और कोरोना की जो खौफ और दहशत है वो दूर हो, इंसान फिर इंसानों से मिल पाए, करीब जा पाए, आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार पाए, यही दुआ है। तो चलते चलते 2020 के ख़ात्मे पे कुछ मैंने यही कोशिश की कि अलग अलग तरह की आपको कहानी सुनाऊं। आज की जो कहानी है वो पता नहीं क्यों मुझसे भी इतने टाइम से मतलब उस पर नज़र नहीं पड़ी, मिस हुई, तो मुझे लगता है कि आज इसको सुना दी गई। मैंने कत्लेआम, कत्ल, किलिंग, किलर, सीरियल किलर, बहुत सारी कहानियाँ सुनाई। एक सीरियल किलिंग की कहानी ऐसी है जो बाकायदा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है और दुनिया में किसी एक सीरियल किलिंग के ज़रिए किए गए कत्ल, और ख़ास तौर पर वो महिला हो, फीमेल, लड़की, औरत, उसके हाथों किए गए कत्ल का एक रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। एक शाही परिवार की ऐसी राजकुमारी जिसने करीब 20 साल के अरसे में एक एक कर 650 लड़कियों का कत्ल किया, 650 कत्ल, ये रिकॉर्ड गिनीज बुक। कहते हैं इससे वहशी, इससे ज़्यादा दरिंदगी और इससे ज़्यादा इतनी बड़ी तादाद में कत्ल किसी एक महिला के हाथों और नहीं हुआ। तो ये एक रिकॉर्ड है दुनिया की सबसे बड़ी सीरियल किलर एक लेडी के नाम, और गिनीज बुक ने बाकायदा, गिनीज बुक में इसका नाम रखा गया है। 650 कत्ल कोई कैसे कर सकता है? एक तो पहली चीज़ सोच के परे की बात ये है, लेकिन दूसरी चीज़ ये कत्ल क्यों, वजह क्या? क्योंकि हर कत्ल के पीछे मोटिव और मकसद होता है। यहाँ कत्ल भी अजीब है, कत्ल का तरीका भी अजीब है, कत्ल का मकसद भी अजीब है, और जब कत्ल का खुलासा हुआ उसके बाद जो सज़ा दी गई वो भी अजीब है। तो कुल मिलाकर पूरी कहानी ही अजीब है। कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त, करीब आज से 410 साल पुरानी कहानी है, 410 ईयर्स ओल्ड स्टोरी। 1556 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, शायद 1556 में ही इंडिया में अकबर राजा जो थे, उसका राजपाट था, भारत पर कब्जा हो चुका था मुगलों का, और अकबर 1556 में शायद कुर्सी संभाली, सिंहासन। इसके 4 साल बाद की कहानी है ये। 1556 में अकबर बादशाह ने हिंदुस्तान में अपनी सिंहासन संभाली, और उस वक्त भारत से करीब 6000 किलोमीटर दूर हंगरी है एक देश, हंगरी में एक लड़की का जन्म होता है। ये लड़की जो थी ये शाही परिवार की थी, इसका नाम रखा गया था एलिजाबेथ बाथरी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एलिजाबेथ बाथरी 1560 में, 1560 में एलिजाबेथ बाथरी का जन्म हुआ, उसका नाम एलिजाबेथ रखा गया। बचपन से ही बेहद खूबसूरत एलिजाबेथ, माँ बाप ऊंचे रसूख वाले, परवरिश अच्छे से हुई, पढ़ाई लिखाई अच्छे से हुई, और बचपन में ही इस बात का एहसास हो गया था एलिजाबेथ को कि वो बेहद खूबसूरत है। उसके आस पड़ोस, रिश्तेदार, जानने वाले लोग हमेशा उसे इस बात का एहसास दिलाते। धीरे धीरे वक्त बीता। जब 15 साल की उम्र हुई एलिजाबेथ की, तब 15 साल की उम्र में एलिजाबेथ की शादी हो गई, और एलिजाबेथ की जो शादी की गई उस वक्त, वो शादी भी एक अजीब किस्सा था, इसलिए कि कहते हैं कि 10-12 साल की उम्र में ही एलिजाबेथ का पहले किसी से प्यार हुआ, इश्क हुआ, और उसके बाद फिर एलिजाबेथ की जो शादी हुई वो उस शख्स से हुई जो कि वहाँ का नेशनल हीरो था हंगरी का उस वक्त। उसका नाम था फेरेंक
नटाजडी। फेरेंक नटाजडी उस वक्त हंगरी और टर्की के बीच में एक जंग लड़ी गई, युद्ध हुआ जो काफ़ी लंबा चला, और उस युद्ध का हीरो था क्योंकि वहाँ के आर्म्ड फोर्स का वो को लीड कर रहा था। तो नटाजडी से शादी हुई एलिजाबेथ की जब 15 साल की उम्र थी एलिजाबेथ की, और नटाजडी उस वक्त 19 साल का ही था। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, और तब तक ऐसा कुछ नहीं था जिससे एलिजाबेथ का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। शाही परिवार की, लेकिन शाही परिवार में भी ऐसा नहीं कि राजा और रानी के एकदम घर की, बल्कि जैसे बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, उन्हीं में से था। शादी के बाद एलिजाबेथ की माँ ने उसे एक महल दिया। उस महल में वो रहती थी अपने पति के साथ। पति ज़्यादातर चूँकि फ़ौज में, तो सरहद पर दुश्मनों और ये घर से दूर रहना। और इस दौरान में अब एलिजाबेथ को थोड़ा सा ये एहसास होने लगा था कि जैसे जैसे चूँकि वो बच्चों की माँ भी बनी, उसने 3 बच्चे पैदा किए, जैसे जैसे उम्र बीत रही है उसकी खूबसूरती और उसकी जवानी दोनों धीरे धीरे गायब हो रही है। और कुछ लोगों से उसने पूछा कि ऐसा होता है, तब उसे बताया गया, और वो अपनी खूबसूरती और अपनी उम्र को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब चौकन्नी रहती थी। इस बीच में बचपन में जो लालन पोषण हुआ, तो घर से ही बहुत सारी हिंसक चीज़ें भी उसने देखी। उसके फादर नौकरों को पीटना, इलाके के लोगों के ऊपर टॉर्चर करना, माँ का भी हाथ उठाना एक दूसरे पर, भाई का भी, ये सारी चीज़ें उसने बचपन में घर में देखी थी। और ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में थी कि गरीब, अपने से कमतर लोग, कमज़ोर लोग, उनको मारना पीटना बुरा नहीं है। इसी दौरान एक दिन महल में एलिजाबेथ बैठी हुई थी, और एक उसकी जो नौकरानी थी वो उसके बाल संवार रही थी। इत्तेफाक से बाल संवारते संवारते वो बाल उलझकर उसके हाथों में आ गया और एलिजाबेथ का सर खुज गया। इससे एलिजाबेथ को थोड़ा दर्द महसूस हुआ, वो गुस्से में आ गई। गुस्से में आने के बाद उसने अचानक उस नौकरानी को ज़ोर से थप्पड़ मारा। जब थप्पड़ मारा तो वो एक तो नाखून और थप्पड़ इतनी ज़ोर से मारा कि उसके गाल से खून बहने लगा। खून के कुछ छींटे एलिजाबेथ के हाथों पर भी आ गए। गुस्से में सब कुछ हुआ। बाद में एलिजाबेथ ने खून को साफ नहीं किया। कुछ पल बीते और वो पता नहीं क्यों उस खून को जो उसके हाथ में लगा उस नौकरानी का, उसको देखती रही। थोड़ी देर के बाद वो खून वहाँ पे एक थक्का बन के जम गया। उसने खून साफ नहीं किया। कई घंटे बीत गए। कई घंटों के बाद उसने खून को साफ किया। जब उसने खून साफ किया तो देखा कि जिस जगह पे हाथ में वो खून लगा था वहाँ की स्किन ज़्यादा उसको अच्छी, मुलायम और मतलब एक खिली हुई त्वचा लगी। और जिस जगह पे वो ब्लड बाकी हिस्से पे नहीं था, उसे लगा कि उस जगह की स्किन में फ़र्क है, और जहाँ पे ब्लड लगा वो स्किन अपने आप और सुंदर हो गई। उस पर खिंचाव आ गया, वो ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है, नरम है। अब ये दिमाग में उसके घर कर गया कि ये सब कुछ मेरे हाथ का ये स्किन अगर जहाँ पे ये जो बेहतर हुआ है ये खून से हुआ है। और ये वो पहली चीज़ थी जिसने उसे पूरी दुनिया की सबसे खूंखार सीरियल किलर बनाया था। ये बात जैसे ही उसके मन में आई और ये लगा कि इस खून की वजह से ये सब कुछ बेहतर हुआ है, तभी उसके एक अंकल और आंटी थे जो दूर के रिश्तेदार, उसने उनसे जिक्र किया कि ऐसी ऐसी चीज़ ही, मैंने एक नौकरानी को थप्पड़ मारा, उसका खून मेरे हाथ पे आया, मैंने खून साफ़ नहीं किया, बाद में कई घंटों बाद साफ़ किया तो वहाँ का स्किन बहुत अच्छा हो गया था। अंकल आंटी को पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने कहा हाँ, इंसानी खून से इंसान की उम्र बढ़ती नहीं है और आपकी खूबसूरती हमेशा जवान रहती है। ये चीज़ जैसे ही एलिजाबेथ के दिमाग में घर कर गई, उसके बाद उसने सबसे खौफनाक एक साजिश की। उसने कहा कि अगर ज़रा से इस खून से इतना कुछ हो सकता है तो फिर पूरे जिस्म में अगर ये खून लगाऊं तो उससे क्या होगा। कहते हैं कि इसी के बाद घर में काम करने वाली एक नौकरानी के उसने बुरी तरह से मारा पीटा। मारने पीटने के बाद उसको जंजीरों से बांधा, फिर नूडल्स के ज़रिए शुरू में सुई और उसके ज़रिए उसके खून निकाले, उस खून को एक टब में जमा किया और फिर उस टब को ले जाकर बाथटब में डाल दिया। बाथटब में डालने के बाद उस बाथटब में वो कई घंटे उस खून से नहाई। नहाने के बाद
उसे ऐसा लगा कि इस खून से नहाने के बाद उसकी त्वचा, उसकी स्किन और ज़्यादा संवर गई है और यहीं से उसे खून लग गया। इसके बाद धीरे धीरे करके अपनी महल में एक रसूख वाली राजशाही परिवार से जुड़ी हुई, तो कोई कुछ कहता भी नहीं और वो अपनी नौकरानियों को एक एक कर इसी तरह मारने लगी। इस दौरान उसका पति लौट कर आता है और कहते हैं कि जब उसके पति ने आकर उससे ये कहा कि तुम बड़ी सुंदर और ज़्यादा हो गई हो, तो उसने ये बात अपने पति को भी बता दी, जो कि आर्मी में था। उसके आगे पति भी बेबस, और कहते हैं कि उसके बाद कई कत्ल उसने अपने पति के सामने और पति की मदद से भी की और फिर उसके खून को भी ले जाकर बाथटब में रखा और उससे नहाया। अब सवाल ये था कि कब तक आप, कितने दिन, कितने लोगों के खून से नहाएंगे, लेकिन उसकी प्यास जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जब महल में नौकरानियाँ कम पड़ गई तो उसे लगा कि अब क्या करें। उसने आसपास के इलाके में, गांव में जहाँ गरीब लड़कियाँ थीं, और पहली शर्त ये थी जो उसके अंकल और आंटी ने कही थी कि सिर्फ लड़कियों के खून से नहीं बल्कि कुंवारी लड़कियों के खून से अगर तुम नहाओगी तो तुम्हारी त्वचा, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी जवानी सब बरकरार रहेगी। तब उसने गांव की लड़कियों पर नज़र रखनी शुरू की। नौकरों के ज़रिए उन्हें महल में काम करने के नाम पर बुलाया और बुलाने के बाद फिर एक एक कर उन लड़कियों को भी इसी तरह मारती रही। धीरे धीरे वो मारने में इतनी एक्सपर्ट हो गई थी कि कहते हैं कि कई लड़कियों को तो उसने अपने दांत से काट कर मार डाला। उसके हाथ पैर बांध देती, उसके बाद उसके गाल, उसके जिस्म के बाकी जगह पे वो अपने दांत को गड़ा देती, और कहते हैं कि कई बार तो उसने मांस के लोथड़े अपने दांत से निकाल दिए। कई बार उनके हाथ जला देती और इसी तरीके से खून निकालती, बाथटब में रखती और नहाती। ये सिलसिला शुरू हुआ था करीब 90 में, जब 1590 में 1590 जब उसने पहला कत्ल किया, जो उसके बाल को जो संवार रही थी और चोट लगी। और ये अगले 20 साल तक सिलसिला चलता रहा, 1610 तक। 1590 में शुरू हुआ और 1610 तक चलता रहा। इस दौरान 1603 में एलिजाबेथ के पति की मौत हो गई बीमारी से। 29 साल की शादी का दोनों का सफ़र रहा। शादी के 29 साल के बाद जब 48 साल की उम्र थी पति की, तो पति की बीमारी से मौत हो गई 2003। पति की बीमारी के बाद, मौत के बाद एलिजाबेथ को और आज़ादी मिल गई और अब उसकी भी उम्र ढलान पर थी। उसे लगा कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो उसकी खूबसूरती चली जाएगी, उम्र हावी हो जाएगी, धुर्रियाँ आ जाएगी। ये बात उसे बड़ा सताती थी। पति के मौत के बाद वो और वहशी हो गई। इसके बाद फिर उसने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी कत्ल की और नहाने की बात तब में खून से। अब इस चक्कर में हुआ ये कि जो गांव और दूर दराज से जो लड़कियां महल में बुलाई जाती थी वो वापस नहीं जा रही। जो भी लड़की एक बार महल में आ जाती वो वापस नहीं जाती। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से ये हुआ कि शुरू में चलो 10, 20, 30 लड़कियां इतने दूर दराज के गांव से वो गायब हो रही, किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन 2003 से 2010 के बीच में इतनी बड़ी तादाद में लड़कियां गायब होने लगी कि लोगों को शक हुआ। फिर गांव वालों ने आपस में बात की कि ये जो भी लड़कियां महल जाती हैं वो वापस क्यों नहीं आती। इसके बाद इन लोगों ने शिकायत की वहाँ के शाही परिवार और राजा से, लेकिन उस वक्त कोई सुनवाई नहीं हुई। इस दौरान में कुछ खुशनसीब लड़कियां थीं जो महल से अपनी जान बचा कर आई और उन्होंने गांव में कहानी सुनाई। उसको सुनने के बाद लोग और दहल गए। इसके बाद फिर शिकायत की और कहा गया कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। आखिरकार 2010 में हंगरी के राजा ने अपने 2 मंत्रियों को इस पूरे मामले की जांच का आदेश दिया और कहा कि आप इसकी जांच रिपोर्ट दीजिए, क्योंकि लोगों की बहुत सारी शिकायतें आ गई थी और तब तक करीब 650 लड़कियां गायब हो चुकी जो महल में गईं लेकिन महल से लौटी नहीं। तो अब 2 सदस्यीय जांच कमेटी ने पूरे मामले की जांच शुरू की। जांच शुरू करने के बाद धीरे धीरे वो विटनेस के पास गए और उसके बाद धीरे धीरे उनको कहानी पता चली। जो सबसे बड़ा सबूत मिला वो मिला उस महल के 4 नौकरों के जरिए। ये 4 नौकर वो 4 चश्मदीद थे जिन्होंने अपने आंखों के सामने एलिजाबेथ को, लड़कियों को, कुंवारी लड़कियों को
हैवानियत की तरह मारते हुए, उनका खून निकालते हुए, खून को टब में रखते हुए और उस टब को बाथटब में रखते हुए और उस बाथटब में घंटों नहाते हुए देखा था। इन चारों नौकरों ने बयान दिया और फिर उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए कहा कि मैं, चूंकि एलिजाबेथ टॉर्चर करती थी, धमकी देती थी, इसलिए हम इस गुनाह में शामिल थे, वरना हमारा कोई इरादा नहीं था। इन 4 नौकरों के बयान के बाद 2 सदस्यीय कमेटी ने राजा को अपनी रिपोर्ट दी। राजा ने फौरन ऑर्डर दिया कि इनको गिरफ्तार किया जाए। इसके बाद वहाँ की टीम, उस वक्त की पुलिस की टीम एलिजाबेथ के महल में पहुँचती है, जो अभी स्लोवाकिया है। ये महल तब वहाँ हुआ करता था। जब वो उस महल में गई पुलिस की टीम, तो वो हैरान रह गई। उस महल की तलाशी लेने के दौरान कई कंकाल मिले लड़कियों को, और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि एक तहखाने में कई जिंदा लड़कियां मिली जिन्हें जंजीरों से बांध कर रखा गया था और उनकी बारी आने वाले दिनों में आनी थी, जिनके खून को निकाल कर एलिजाबेथ को नहाना था। तो उन लड़कियों को आज़ाद किया गया। वो सारे कंकाल मिले, बहुत सारे नूडल्स, बाकी सुइयाँ और दूसरी चीज़ें मिली, खून के धब्बे और थक्के मिले। और फिर ये सारे सबूत मिलने के बाद राजा को बताया गया, चारों नौकर को गिरफ्तार किया गया और ये खबर धीरे धीरे बाहर फैली। अब इसमें यह था कि आखिर 650 लड़कियों की तादाद कैसे पता चली। एक नौकरानी थी जिसने कहा कि एलिजाबेथ एक डायरी लिखा करती थी और उस डायरी में उसने नंबर देखे थे और वो नंबर 650 पे जाकर रुक गया था। आने वाले दिनों में शायद ये और बढ़ता। हालांकि वो डायरी एलिजाबेथ की और उसमें जो सारी चीज़ें थी कभी पब्लिक फोरम पे नहीं आई। उस वक्त हंगरी के शाही परिवार ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन उसी से ये पता चला कि 650 लड़कियों का कत्ल हुआ। दूसरा जब मिलान किया गया तो आसपास के जितने भी इलाके और गांव और गरीब लड़के लड़कियां थी उनसे पता किया गया, तो वो भी गिनती 600 के ऊपर जा रही थी, जो अपने घर से गायब थी और जिन सबको महल में नौकरी के लिए बुलाया गया था। तो इन सारी चीज़ों, दोनों चीज़ों, एक डायरी और जो लड़कियां गायब थी, उन गांव वालों की रिपोर्ट के मुताबिक ये माना गया कि एलिजाबेथ ने अपने हाथों से 650 लड़कियों को कत्ल किया और उसके खून से नहाया। इसके बाद एक एक कर गवाह आने शुरू हुए। जो बाकी नौकर थे जो लड़कियों को लाते थे, वो कुल मिलाकर करीब 300 विटनेस सामने आए। हालांकि इनमें से एक ने भी 4 नौकरों को छोड़कर कत्ल होते या नहाते हुए नहीं देखा एलिजाबेथ को, लेकिन उससे पहले की सारी कड़ियाँ उन्होंने जोड़ी कि हाँ, ये लड़की कब कब आई, उसके बाद दोबारा कभी नहीं देखने को मिला। महल के अंदर से जब छापा पड़ा तो उन लड़कियों के कत्ल, कुछ के गहने, वो सारे सबूत भी मिले कि हाँ, इसका मतलब है कि महल में इनकी निशानी मौजूद है, लेकिन वो दुनिया में नहीं है। फिर जानकारी के दौरान ये भी पता चला कि अपनी खूबसूरती और जवानी को बरकरार रखने के लिए एलिजाबेथ ने कई लड़कियों के मांस भी खाए, यानी एक तरह से वो आदमखोर भी बन गई, क्योंकि उससे बताया गया था कि कुछ पार्ट्स शरीर के खाने से आपकी त्वचा, आपकी उम्र, आपकी खूबसूरती बरकरार रहेगी। तो वो अपनी खूबसूरती को मेंटेन करने के चक्कर में 650 कत्ल करने के साथ साथ एक आदमखोर भी हो गई। ये सारी दहलाने वाली कहानियाँ जब धीरे धीरे सामने आई, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रिपोर्ट आई, उसके बाद मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद चारों नौकरों को आनंद फानंद में फांसी दे दी गई, मौत की सज़ा सुनाई गई और उन्हें मौत दे दी गई। अब बात बची एलिजाबेथ के ऊपर कि एलिजाबेथ का क्या किया जाए। उस वक्त के हंगरी के कानून था कि शाही परिवार के किसी सदस्य को मौत की सज़ा नहीं दी जा सकती, और एलिजाबेथ शाही परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। इसको लेकर दबी ज़ुबान में बहुत सारी बातें भी हुई, लेकिन पुरानी सदियों से एक कानून चला आ रहा था उनका कि शाही परिवार के लोगों को, चाहे उनका जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, सजाए मौत नहीं मिलेगी। इसी कानून के आधार पर 1610 में एलिजाबेथ को उसी महल के कमरे में सख्त निगरानी के अंदर नज़रबंद कर दिया गया, ताकि ये किसी और लड़की को ना मार सके। पहरा बिठा दिया गया और एक आम कैदी की तरह एक कमरे में उसे रखा गया। हालांकि उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसकी सारी चीज़ें उसे दी गई, लेकिन कमरे से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। अगस्त 1610 में 1610 अगस्त का महीना था जब एलिजाबेथ को कैद किया गया उसी महल के कमरे में। 4 साल तक करीब वो इस कमरे में कैद रही। 2000 में रहता हूँ। 1614 यानी कि कैद में रहने के 4 साल के बाद नवंबर के महीने में एक रोज़ रात को एलिजाबेथ
एक गार्ड से कहती है कि उसका हाथ ठंडा हो रहा है, उसका शरीर ठंडा हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। गार्ड ने कहा कि सो जाओ, सुबह बताता हूँ, किसी को भेजता हूँ, डॉक्टर जो भी होगा। ये आखिरी बातचीत थी। उसके बाद एलिजाबेथ की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, वो सो गई। सुबह जब उसे उठाने के लिए गया, उसको ब्रेकफास्ट देने के लिए, तो अपने उसी कैदखाने में एलिजाबेथ मुर्दा पड़ गई, उसकी मौत हो गई। जब मौत हुई एलिजाबेथ की, तब उसकी उम्र थी 54 ईयर्स, 54 साल। 1614 में उसकी मौत हुई और 54 साल की उम्र में उसकी मौत हुई। इसके बाद धीरे धीरे अब तक जिंदा रहते हुए जो कहानी सामने नहीं आई थी, वो बाद में धीरे धीरे करके ये कहानी सामने आती है। कहते हैं कि जो ड्रैकुला नॉवेल लिखा गया था, उस नॉवेल की कल्पना जो राइटर ने की थी, वो असल में एलिजाबेथ की स्टोरी से ही की थी। एलिजाबेथ की कहानी 1590 से खून करने का शुरू हुआ, 1610 तक चला। 1614 में उसकी मौत हुई और 1789 में शायद ड्रैकुला की ये नॉवेल आया था, जो आयरिश कोई राइटर थे उन्होंने लिखा था, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो बाद में हुआ कि ड्रैकुला, जिस पे फिल्म भी बनी, सारी चीज़ें हुई, वो असल में एलिजाबेथ की कहानी से इंस्पायर्ड होकर लिखी गई थी। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि ऐसा कुछ है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं। तो एक अजीब ये कहानी कि एक महिला जिसको अपनी खूबसूरती पे इतना नाज और इतना डर कि ये खूबसूरती गायब ना हो जाए, एक महिला जो बूढ़ी नहीं होना चाहती थी, एक महिला जो अपने शरीर पर झुर्रियाँ नहीं देखनी चाहती थी, और इसी सनक में उसने 650 कुंवारी लड़कियों का कत्ल कर दिया और उन 650 लड़कियों के खून से बाथटब में घंटों नहाया। मतलब सोच से परे की कई खबरें होती हैं कि कैसे कोई इंसानी एक तो किसी की जान लेता है, ऊपर से उस खून के को बाथटब में आप रख कर आप घंटों उसके अंदर नहा रहे हैं। ये मतलब सोच से परे की चीज़ है। बाद में इन सारे फैक्ट्स को उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें जोड़ी गई और उसी के बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़ी सीरियल किलर के तौर पर इसी एलिजाबेथ का नाम दर्ज किया है। और उसमें गिनीज बुक में है कि अराउंड 650 कत्ल, 650 कत्ल एलिजाबेथ ने किए और 650 लड़कियों के खून से नहाए। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी, हालांकि एक बहराम खान और कितने मैंने सीरियल किलिंग की आपको कहानी सुनाई है जिसमें उन्होंने बहुत सारे कत्ल किए, लेकिन दुनिया में जब भी किसी लेडी सीरियल किलर का नाम आएगा जिसके हाथों सबसे ज़्यादा खून हुए, तो वो शायद इसी एलिजाबेथ का नाम आएगा, जिसके सर पर 650 लड़कियों के खून का इल्ज़ाम था और जो एक शाही परिवार से थे। हालांकि उसी शाही परिवार के होने की वजह से उसे मौत की सज़ा नहीं दी जा सकी, लेकिन कुदरत ने अपना जलवा दिखाया। 2010 में वो 1590 से शुरू किया, 1610 में वो पकड़ी गई, 1610 में उसे नज़रबंद कैद किया गया और उसके 4 साल के बाद ही 1614 में उसकी मौत हो गई। तो बेशक शाही परिवार के कानून ने उसे मौत की सज़ा न दी हो, उसे मौत से बचा लिया हो, लेकिन ऊपर वाले ने उसे सज़ा दी और 4 साल के अंदर अंदर उसका हिसाब कर दिया। तो ये थी कहानी दुनिया की सबसे बड़ी लेडी सीरियल किलर की, जिसके हाथों 650 खून हुए। बाकी इसी तरह के अगर गिनीज बुक में, और भी एक आइडिया इससे भी आया कि गिनीज बुक में क्राइम के कितने सारे रिकॉर्ड दर्ज हैं, इसको खंगालना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा इस पर थोड़ा रिसर्च करूँ, ऐसी जो भी कहानी होगी गिनीज बुक के ज़रिए भी आप तक पहुँचाऊँ। तो आज कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे रात 9 बजे कल किसी और नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।